सभी को नमस्कार। कैसे हाल चाल हैं बच्चों? एक बार बताइए कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? संगीता, रोहित, प्रशांत, ज्योति, सनी, राहुल, सीमा, अनुज, अमिताभ, आकाश। पीपीटी से अच्छे से समझ में आ रहा है? अच्छा प्रशांत, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पीपीटी को इसलिए बनवाया गया है ताकि आपको थोड़ी इमेजेस दिखाई जा सके और थोड़ा सा लिखने में कम समय लगे, तो इसलिए उसको बनवाया गया है। ठीक है। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हैंड राइटिंग नोट्स, ये इसी से आपको बनाना होगा, आप इसी से बनाएंगे। हैंड रिटन पढ़ाया करिए प्लीज। सौरभ कह रहे हैं हैंड रिटन पढ़ाइए। भैया ये इसीलिए पढ़ा रहे हैं, इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो जाए इसका। हाँ, लिखने का समय देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है शिवम भाई। इसलिए पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कि हम लोग आपको पीवाईक्यू साथ साथ में करा रहे हैं। तो पीवाईक्यू साथ साथ में कराने के लिए ये ज़रूरी है कि इस तरीके से काम किया जाए। बाकी मेरी पूरी कोशिश है मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको जितना भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकता है उतना पढ़ाऊंगा। बात एग्ज़ाम की होनी चाहिए। एग्ज़ाम में जितना बेहतर काम हो जाए उतना बढ़िया है। जितना बेहतर हो जाए उतना बढ़िया है। ठीक है। चलिए। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हम लोगों ने पिछली क्लास में हम यहाँ पहुँचे थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, अपघटन अभिक्रियाओं को। अपघटन अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई एक यौगिक दो अलग अलग तत्वों में टूट जाता है। जैसा कि आपने कहा था कि अपघटन, अपघटन का मतलब क्या होता है? अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब होता है टूटना, या ऐसा कहेंगे कि एक छोटे किसी एक जटिल नाभिक का दो सरल तत्वों में टूट जाना ही अपघटन अभिक्रियाएं कहलाता है। अगर ये अपघटन हीट के माध्यम से हो, उष्मा के माध्यम से हो, तो उसमें अपघटन कहलाता है। अगर ये अपघटन विद्युत के माध्यम से हो, इलेक्ट्रिसिटी दे के करें, तो ये विद्युत अपघटन कहलाता है। और यदि ये अपघटन प्रकाश के माध्यम से हो, सनलाइट के माध्यम से हो, तो प्रकाश के माध्यम से होने वाला अपघटन प्रकाश अपघटन कहलाता है, फोटोलाइसिस रिएक्शन कहलाती है। पिछली क्लास में आपने समझने की कोशिश की सर, जब हम उसमें अपघटन कहते हैं तो उसमें अपघटन वो होता है जब आप किसी चीज को हीट देते हैं, हीट देने के बाद एक रिएक्शन आपने ली, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप उष्मा देते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने के बाद वो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये एक प्रकार का उसमें अपघटन है एक प्रकार का उसमें अपघटन है। सवाल यहां से क्या पूछा जाएगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को आप उष्मा देते हैं, तो उष्मा देने के बाद कौन कौन सी चीजें बनती हैं? तो आप बताएंगे एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों, ये कैल्शियम ऑक्साइड को ही आप जो है बिना बुझा चूना कहते हैं, बिना बुझा चूना कहा जाता है। और ये जो बिना बुझा चूना है, जब ये पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो सफेदी के लिए काम आता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसे ही आप लोग चूना पत्थर भी कहते हैं। ये चूना पत्थर है,
इसे ही आप लोग जो है संगमरमर भी कहते हैं। तो यहां से हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे, रिएक्शन क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम ये कह रहे थे कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड के इसको हीट देते हैं, तो हीट देने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये बात हमारी हो गई थी। यहां से आगे चलने के बाद आपने दूसरी रिएक्शन ली थी लेड नाइट्रेट को। जब आप हीट देते हैं तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट देते हैं तो ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थी, ये भूरे रंग की गैस के रूप में निकलती है। ये भूरे रंग की गैस के रूप में निकलती है। एक सवाल में इस तरीके से पूछा गया है कि इसमें से कौन सी गैस भूरे रंग की गैस के रूप में निकलती है। यहां से आगे निकले तो हमने बताया कि कुछ ऐसा एनसीईआरटी में एक चित्र दिया है, ये भूरे रंग की गैस निकल रही है लेड नाइट्रेट को जलाने के बाद। फिर यहां से आगे निकले तो ये बताया कि भूरे रंग के धुएं के रूप में गैस निकलती है। फिर यहां से आगे बढ़े। यहां से आगे बढ़ने पर हम लोग जैसे यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और अभिक्रिया मिली कि पोटेशियम क्लोरेट और आपका जो है ये जो है पोटेशियम क्लोराइड है, ये उस हीट के बाद टूट जाता है। और एक FeSO4 है जिसे हम लोग लोह सल्फेट कहते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं। ये फेरस ऑक्साइड और जो है सल्फर ऑक्साइड में आगे जाकर टूट जाता है। ये कुछ अभिक्रियाएं मैंने आपको पिछली क्लास में बताई। फिर यहां से आगे चले तो यहां से आगे चलने पर आपको दूसरे तरह का विघटन मिला। दूसरे तरह के विघटन में आपने कहा कि सर ये जो विद्युत का अपघटन होता है, विद्युत का अपघटन कैसे होता है? जब आप किसी एक पानी के बीकर में पानी लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें से गुजारते हैं, तो पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटने की जो अभिक्रिया है, उसका जो कारण है, उस कारण को आपने कहा कि सर ये विद्युत अपघटन है। अगर हम विद्युत के द्वारा किसी एक यौगिक को दो अलग अलग छोटे तत्वों में तोड़ देते हैं तो इसे विद्युत का अपघटन कहा जाता है। यहां से आगे हम लोग बढ़े थे तो यहां से आगे बढ़ने पर हमें मिला था प्रकाश का अपघटन। यहां तक हम पहुंचे थे। क्या प्रकाश के द्वारा भी किसी यौगिक का दूसरे जो है तत्वों में टूटा जा सकता है क्या? हाँ, ऐसा भी संभव है। आपने देखा होगा कि अगर आप जो है धूप में कोई चीज रख देते हैं तो वो धूप में रख देने पर वो चीज काली हो जाती है। इसका मतलब उस चीज ने धूप के साथ कोई ना कोई रिएक्शन की होगी। यहां से आगे बढ़े। आपने कहा कि हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है और ये एक प्लेट में सिल्वर क्लोराइड रखा है। प्लेट जो है इसको चाइना डिश लिखा है एनसीईआरटी ने, इसमें रखा है सिल्वर क्लोराइड और ऊपर से आ रही है सूर्य की रोशनी। जब ऊपर से सूर्य की रोशनी को देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि इसमें कि जब आप सोडियम जो आपका ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश आता है तो सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। तो सवाल पूछा जाएगा कि अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आप बताएंगे कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश के अपघटन के बाद उसमें से क्लोरीन गैस निकलती है और सिल्वर बचता है सॉलिड के रूप में। जब कभी आप इस तरह के चिन्ह देखेंगे तो ये चिन्ह इसकी अवस्था को बताते हैं। जैसे जैसे यहां पर ये कह रहे हैं कि सर लिखने का समय तो दीजिए। भाई वहां तक मैंने कल लिखवा दिया था, अब यहां तक आगे चल रहा हूं, ये यहां से आगे है। जब हम इस G की बात करते हैं तो इसका मतलब गैस होता है, इस S की बात करते हैं तो इसका मतलब सॉलिड होता है। और अगर कहीं पर AQ लिखा होगा तो इसका मतलब जलीय विलयन एक्वेस होता है या जलीय विलयन होता है। मतलब पानी में घुला हुआ अगर कोई चीज मिलेगी, पानी में घुली हुई अगर कोई चीज मिलती है तो उसे जलीय विलयन कहते हैं। तो हमने ये बात समझाने की कोशिश की कि जब हम प्रकाश के द्वारा किसी यौगिक को दो छोटे छोटे तत्वों में तोड़ देते हैं तो इसे हम प्रकाश का अपघटन कहते हैं। प्रकाश के अपघटन के लिए
प्रकाश के अपघटन के लिए जरूरी है कि हम उसे सूर्य की हीट में रखें, सूर्य की हीट में रखें। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हुआ। इस एग्जाम्पल से आगे चले तो हम देखेंगे कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है, दूसरा एग्जाम्पल लिया आपने कि सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर हम लोग सनहीट में रखेंगे, एक यौगिक है जिसका नाम सिल्वर ब्रोमाइड है, ऐसे लिखा है तो इसका नाम सोलिड है। अगर हम इसे सनलाइट देते हैं तो ये सिल्वर सॉलिड में और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है, सिल्वर सॉलिड में और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। तो ये भी एक प्रकार का सवाल आपका बनेगा, अभी हम सवाल को देखेंगे। फिर यहां से आगे चलेंगे तो हम ये कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो सिल्वर क्लोराइड है वो धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। सिल्वर क्लोराइड की बात हो रही है। सिल्वर क्लोराइड आपने यहां देखा है पिछले यहां पर, तो जो सिल्वर क्लोराइड है धूसर रंग का हो जाता है, ये बात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड धूसरे रंग का सिल्वर होकर बनाता है। फिर यहां से हम लोग सवालों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, बात क्लियर है क्या बच्चों? बात क्लियर है? प्रकाश के अपघटन के मैंने तुम्हें 3 रिएक्शन कराए हैं। प्रकाश के अपघटन के मैंने आपको 3 रिएक्शन कराए हैं। पहला रिएक्शन पानी का कराया, जिसमें पानी जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में टूट रहा है। दूसरा रिएक्शन हमने इसका आपका सिल्वर क्लोराइड का कराया, जो सिल्वर और क्लोरीन में टूट रहा है। और तीसरा रिएक्शन हमने आपको सिल्वर ब्रोमाइड का कराया, जो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट रहा है। ये अपघटन जो अभिक्रिया है, इसके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल बताए। भाई यहां पर लिखना नहीं है, यहां आप समझिए, यहां आप थोड़ा समझिए केवल। जब आप यहां समझेंगे तो आप सवाल कर पाएंगे, और फिर बाद में इसका नोट्स अपने हाथ से बनाते रहिएगा। पीपीटी पूरी आपको मिल जाएगी तो नोट्स फिर हाथ से क्यों बनाना है? क्यों भाई? जब पीपीटी बन जाएगी तो फिर क्यों नोट्स बनाना है? चलिए आगे चलते हैं, पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या है कि गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन हो जाना किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? पहला, विद्युत अपघटन का उदाहरण है, तापीय अपघटन का उदाहरण है, यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या यह प्रकाश अपघटन का उदाहरण है। पहली रिएक्शन आपने देखी है, कहां आया है सवाल? एनटीपीसी 2021 में सवाल आया है। अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है ये अभिक्रिया किस प्रकार की है? क्या ये विद्युत का अपघटन हो रहा है? क्या ये ताप का अपघटन हो रहा है? क्या ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? अरे समझो तो सही पहले कि एक यौगिक 2 छोटे छोटे तत्वों में टूट जाता है। एक यौगिक 2 छोटे अभी नहीं समझ में आया शायद आपको। ये देखिए, ये वाला सवाल है, ये सवाल है, ये क्या कह रहा है कि उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया है ये अभिक्रिया पूछना चाहता है। कौन सी अभिक्रिया है? सर कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट दे रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, तो अभिक्रिया का नाम क्या बताओगे? बताइए। जब कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन होता है तो तापीय अपघटन अभिक्रिया है। तापीय अपघटन अभिक्रिया है। विद्युत अपघटन क्यों नहीं है? क्योंकि विद्युत अपघटन इसलिए नहीं है क्योंकि ये हीट देने पर, बाहर से हीट देने पर टूट रहा है, इसलिए विद्युत अपघटन नहीं है। उष्माक्षेपी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से जब ये रिएक्शन हो रही है तो इसमें से उष्मा नहीं निकल रही है, इसलिए उष्माक्षेपी नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसको करने पर उसमें से हीट निकलती हो, वो उष्माक्षेपी क्रिया होती है। अगली बात, क्या ये प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है? क्या ये प्रकाश से हो रही है क्या? नहीं नहीं, प्रकाश से नहीं हो रही है। हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, और उष्मा देने के बाद ये अभिक्रिया हो रही है। ये
एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है ये। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप आगे जाकर पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो आपने यहां उष्मा देख के तुक्का लगा रहे हैं आप, आपको समझा आपने है नहीं, सिर्फ शब्द देखा कि उष्माक्षेपी है। नहीं, उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो अभिक्रिया होती हैं जिन अभिक्रियाओं के होने पर उष्मा निकलती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी में डालोगे, जो आपका बिना बुझा चूना है, तो बिना बुझे हुए चूने को जब आप पानी में डालते हैं तो उसमें से उष्मा निकलती है। जब आप घर पे कली करते हैं ना, तो कली करने के दौरान चूने को, जो दुकान से आप चूना लेकर आए हैं, वो चूना जब आप पानी में डालते हैं तो उसमें से बुलबुले उठते हैं और पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। अगर पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसका मतलब ये नहीं था कि तापीय अपघटन और उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं एक जैसी हो जाएंगी। सवाल नंबर 1 हुआ। अगला सवाल लेते हैं। अगर हम लोग एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेते हैं और उसके क्रिस्टल को तेजी से गर्म करते हैं तो उसमें से किस प्रकार का क्या निकलेगा? 2018 ग्रुप डी में आया है। अगर हम लेड नाइट्रेट लेते हैं और उसको तेजी से गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट लेकर उसको तेजी से गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकलेगा? यह सवाल यहां से आया है। इस सवाल की जो रिएक्शन है वो ये रिएक्शन है। अगर आप लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो लेड नाइट्रेट को लेड ऑक्साइड बनेगा और लेड ऑक्साइड बनने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी ये भूरे रंग की गैस होगी। ये रिएक्शन यहां से निकली है। सवाल पर अगर पहुंचे तो देखो सवाल को क्या कहता है कि जब एक लेड नाइट्रेट को तेजी से गर्म करते हैं तो इसमें से भूरे रंग की एक गैस निकलती है और वो जो भूरे रंग की गैस है वही तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो भूरे रंग की गैस निकल रही है। बात समझे? मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी के सवाल हैं। एनसीईआरटी के पर अगर आप एक बार एनसीईआरटी के सवालों पर पकड़ कर लेते हैं तो फिर आपकी परीक्षा आपसे बाहर नहीं जाएगी, इस पर विश्वास रखिएगा। दी गई अभिक्रियाओं में कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है? कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में ऐसा होता है कि A एक तत्व होता है, B एक तत्व होता है और दोनों अभिक्रिया करने के बाद A B बन जाते हैं। जबकि विघटनकारी अभिक्रियाओं में क्या होता है? एक तत्व AB होता है और टूटने के बाद A+B हो जाता है। तो क्या कहेंगे? ये अभिक्रिया तो संयोजन वाली है, ये अभिक्रिया संयोजनकारी है और ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है तो क्या सवाल बताएंगे? सवाल हमें बताना होगा अपघटन अभिक्रिया होती है। अभी तक हमने ये भी नहीं समझा है, ये भी नहीं समझा है। ठीक है, इसको आगे समझेंगे। चलिए, बात क्लियर है? डिकम्पोजिशन। अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पर चलेंगे तो अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अभिकारकों को विभाजित करने के लिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। अभिकारक या रिएक्टेंट कहा जाता है। और जो उत्पाद बनकर तैयार होता है किसी भी अभिक्रिया से, जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसे हिंदी में हम उत्पाद या इस जो रिजल्ट बनकर तैयार हुआ है इसे उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप कहें कि अभी तो आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, इसको आपने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया, तो विभाजित कर दिया, इसको आपने विभाजित कर दिया, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? अपघटन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? अपघटन अभिक्रिया होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, बहुत। अभी लग रहा है कि सवाल आपको समझ में आ रहा है। सवाल नंबर 3 पर चलेंगे। तो कौन सी रासायनिक, कितना अच्छा सवाल है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हमेशा उष्मा शोषी होती है?
एंडोथर्मिक होती है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा उष्मा का एब्जॉर्प्शन होगा, उष्मा हमेशा एब्जॉर्ब पी जाएगी, सोखी जाएगी। तो देखिए ना आप एक बार कि आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट दी, हीट दी, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। सर हीट किसने एब्जॉर्ब कर ली, किसने सोख ली हीट, कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट को सोख लिया। ठीक है सर, तो क्या वो सारी अभिक्रियाएं जो है उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएंगी जिनमें अपघटन हो रहा होगा। सर अपघटन हो कैसे रहा है, अपघटन हो कैसे रहा है, अपघटन हो रहा है किसकी वजह से, उष्मा की वजह से, हीट की वजह से। हीट ने इसको जलाया नहीं, हीट ने इसको जलाने की अभिक्रिया होती है जो बच्चे एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। दहन अभिक्रिया तो एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया के जैसी हो जाएगी। जलाने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि कौन सी अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित कर दी जाएगी, कौन सी उष्मा अवशोषित कर ली जाएगी। बात ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं, अभी आपने कहा कि आप लोग जो है ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को आप लोग तोड़ेंगे तो ये लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो इसने उष्मा ली। कौन टूटा है, टूटा कौन है, सर टूटा ये है, ये टूटा है किसमें, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ठीक है सर, ये जो आपने सिल्वर क्लोराइड लिया, ये सिल्वर क्लोराइड टूट गया है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। उष्मा किसने ली, उष्मा किसने ली, सर उष्मा ली है किसने, इसने, इसीलिए ये अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, अपघटन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। ठीक है आगे चलते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पादों में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। चंदू भाई अभिक्रिया गलत नहीं लिखा है, ये गलत सही के फेर से बाहर आ जाओ, गलत नहीं लिखा है। ये आप जब रासायनिक समीकरण लिखना सीखोगे तो पता लगेगा यहां दो क्यों है, तीन क्यों है, उसकी आप चिंता ना करें। गलत सही के फेर से बाहर आ जाइए। ठीक है, तो हमने कहा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत सरल उत्पादों में विभाजित हो जाता है, कौन सी अभिक्रिया है, उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कह रहे हैं, उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कह रहे हैं। जिसमें कोई भी अभिकारक, कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल लेंगे, दी गई अभिक्रिया को पूर्ण करें। ये जो अभिक्रिया है, आपको दी गई अभिक्रिया को आपको पूर्ण करना है। ठीक है सर, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, और इसमें क्या निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा बताइए। इसको आपको पूरा करना होगा तो क्या निकालेंगे, ये सवाल है ग्रुप डी 2022 का। आप पीवाई को जाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या निकालेंगे। सर सीधा सा सवाल है ना, सीधा सा सवाल है, ब्रोमीन गैस निकलेगी इसमें से। जब हम लोग जब हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में जलाते हैं, सूर्य के प्रकाश उसको देंगे, तो कौन सी गैस बन जाएगी, ब्रोमीन गैस बन जाएगी, ब्रोमीन गैस बन जाएगी। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। यह सवाल आया है आपका ग्रुप डी
2022 का सवाल है। ग्रुप डी 2022 का सवाल है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में जब रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर का हो जाता है। इसमें से कौन सा कथन दिए गए कथन का सही व्याख्या करता है? जब सिल्वर क्लोराइड को आप सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वह ग्रे कलर का हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। पहली बात, प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में विस्थापन हो जाता है। विस्थापन होता है या अपघटन होता है, यह देखना होगा। प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन हो जाता है। हां, यह बात ठीक है कि जब आप सिल्वर क्लोराइड को रखते हो, जब आप सिल्वर क्लोराइड को रखते हो तो सिल्वर क्लोराइड का अपघटन प्रकाश के द्वारा क्लोरीन और किसमें हो जाता है, यहां एक बार देख लो, एक बार ध्यान से समझ लो तो आपको थोड़ी बात क्लियर हो जाएगी। देखो जरा, जब आप ये आपका सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को लोगे तो इसमें से आपका जो है सिल्वर और क्लोरीन गैस बन जाएगी। सिल्वर और क्लोरीन गैस बन जाएगी किसके, सूर्य के प्रकाश में रखने पर। तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी? यह अभिक्रिया होगी आपकी प्रकाश का अपघटन होगा। चलिए, तो प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन हो जाता है, क्लोरीन में अपघटन हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। अगला सवाल लेते हैं, अगले सवाल पर चलेंगे। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, यह सवाल कहां का है? ग्रुप डी 2022 का सवाल है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। यह ऑक्सीजन गैस एक भूरे रंग की गैस होती है। यह ऑक्सीजन गैस एक भूरे रंग की गैस होती है। यह रहस्यमयी गैस कौन सी है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग की गैस निकलती है। यह भूरे रंग की गैस कौन सी है? सवाल यह पूछता है आपसे। क्या ये नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है? बताइए। अभी अभी आपको बताया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं करोगे तो आपको बहुत नुकसान होगा इस बात का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो। अगला सवाल लेते हैं। जब चूना पत्थर को गर्म करने पर, चूना पत्थर को गर्म करने पर, इसका सवाल दीजिए। तब तक हम जो है एक सेकेंड, इसका जवाब दीजिए। क्या कहेंगे? जब चूना पत्थर को गर्म करने पर बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? सर, वो जो अभिक्रिया है वो अपघटन अभिक्रिया है। कब आया है सवाल? ये एएलपी 2024 में आया हुआ सवाल है। एएलपी 2024 में आया हुआ सवाल है। कैसे? जब चूना पत्थर को गर्म करते हैं, चूना पत्थर क्या है? चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है। इसको आपने गर्म कर दिया और किस में कर दिया? कैल्शियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड में ये बदली आपका जो रिएक्शन थी। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, इसी को आप क्या कहते हैं? इसी को आप क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को जब चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब अपघटन अभिक्रिया। आवाज कम आ रही है भैया, एक मैंने उनको भेजी है अगली ये, लो भाई, अगले पीडीएफ।
हाँ, एक और। अच्छा, चलो। अच्छा, पीडीएफ भेज। बिना बुझे चूने में परिवर्तित हो जाएगा, और ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? ये अभिक्रिया आपकी अपघटन अभिक्रिया होगी। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया होगी। बात की अभी आ जाएगी आवाज। हाँ, बिना बूझा चूना, ये ना बिना बूझा, ये सवाल में यहाँ छुटा हुआ है ये। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो सवाल लेंगे अगला। इस अगले सवाल में पहुंचेंगे तो क्या कहता है सवाल? सुनिए ध्यान से। सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के अनुप्रयोग के कारण होने वाली अपघटन अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया विद्युत धारा के अनुप्रयोग के कारण होगी? विद्युत धारा के अनुप्रयोग के कारण कौन कौन सी होगी? कौन कौन सी अभिक्रिया है जो विद्युत धारा के अनुप्रयोग से होती है? पहला, सोडियम बाइकार्बोनेट का उष्मा के द्वारा अपघटन होना। ये तो गलत, ये तो नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये तो अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी, जो हम लोग तापमान से दे रहे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करेंगे, ये भी उष्मा द्वारा अपघटन है, तो उष्मा द्वारा अपघटन तो तापीय अपघटन होगा। जल का विद्युत अपघटन है, आरआरबी 2024 में आया हुआ सवाल है कि जल का विद्युत अपघटन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। जब आप किसी विद्युत धारा के द्वारा पानी को तोड़ते हैं तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील होने की वजह से उसे जल का विद्युत अपघटन कह रहे हैं। अगला सवाल है, ये कहता है कि जब आप लेड नाइट्रेट का अपघटन अभिक्रिया के दौरान भूरे रंग के धुएं में होता है, तो ये भूरे रंग का धुआं कौन सी गैस होता है? ये सवाल टेक्नीशियन में आया है, आरआरबी के 2024 का सवाल है। ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट द ब्राउन स्मोक बिलोंग टू विच गैस? जो ये धुआं होता है, ये कौन सी गैस का धुआं होता है? तो नाइट्रोजन गैस है, या ओजोन गैस है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है? ये हुआ, बदल दीजिए। ठीक है, चलिए अब दूसरी हम लोग एक। बात क्लियर है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। बच्चों एक सेकंड, एक दूसरी पीडीएफ हम लोग लगा रहे हैं। चलिए अब यहां से आगे चलेंगे। यहां से आगे चलेंगे। यहां से आगे चलेंगे तो आपको मिलेंगी तीसरे प्रकार की रिएक्शन, और उस रिएक्शन का नाम होगा विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे
वो अभिक्रियाएं होते हैं जिसमें एक यौगिक के परमाणु दूसरे यौगिक के परमाणु के साथ आकर जुड़ जाते हैं। विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है स्थान का बदल लेना। हम लोग पढ़ रहे हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन का मतलब होगा स्थान का बदल लेना, स्थान का बदल लेना। तो वो अभिक्रियाएं जिसमें एक यौगिक के तत्व अपना स्थान बदल लेते हैं, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु, किसी एक तत्व का परमाणु और परमाणुओं का समूह किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ जाता है, किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ जाता है, तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर देखना है जरा एक बार कि एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। अभिक्रिया से पहले की कंडीशन ये है, अभिक्रिया के बाद की कंडीशन देखोगे तो ये व्यक्ति इनके साथ जाकर मिल गया है और ये व्यक्ति अकेला रह गया, ये व्यक्ति अकेला रह गया है। यहां देखिए चलकर तो ये दोनों एक जगह आ गए हैं और यहां ये एक अकेला व्यक्ति रह गया। तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? सर हम ये कहेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि विस्थापन अभिक्रिया में एक यौगिक के कुछ तत्व, एक यौगिक के कुछ तत्व अपना स्थान बदल लेते हैं, अपना स्थान एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे आप यहां देखेंगे ये एक मैडम और ये सर एक साथ खड़े हुए हैं, इस रिएक्शन में आएंगे तो इन मैडम ने सर को बदल लिया है, ये किसी दूसरे सर के साथ आ गई हैं, दूसरे सर के साथ आ गई हैं। इसी को हमने विस्थापन कहा है, इसी को हमने विस्थापन कहा है। ये हमने गूगल ये हमने गूगल से डाउनलोड किया है, गूगल से एक चित्र डाउनलोड किया है कि कौन से किस तरीके से थोड़ा आसान तरीके से बताया जा सके। तो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होगी जिसमें यौगिक एक स्थान से बदलकर दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। ठीक है, देखें तो जरा, देखें तो जरा क्या स्थिति है। अच्छा, अब आपको एक बात समझनी होगी, यहां एक बात समझनी होगी, ध्यान से सुनिए। क्या होता है, आपको एक चीज समझनी होगी जिसे सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी है, ये ध्यान से समझेंगे। सर सक्रियता श्रेणी क्या होती है, एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ध्यान से समझें। जैसे आपने अभी अभी देखा, इस रिएक्शन में आपने देखा कि ये मैडम इनको छोड़ के, मतलब इनको छोड़ के इनके साथ क्यों आ गई है, कोई ना कोई तो भूमिका होगी, कोई ना कोई तो भूमिका होगी। सर भूमिका क्या है, किस वजह से इनको छोड़ के आई हैं, तो उसे सक्रियता श्रेणी के माध्यम से आप समझेंगे, सक्रियता श्रेणी के माध्यम से समझेंगे। ध्यान से सुनिए, हेडिंग डालेंगे सक्रियता श्रेणी, उस आधार पर ही आप किसको समझ पाएंगे, इस विस्थापन अभिक्रिया को समझ पाएंगे। मैं आपको एक जो है ट्रिक दे रहा हूं, पोषक मल जी, पोषक मल जी ऑयल है कामर सिंह, पोषक मल जी ऑयल है कामर सिंह, ये एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो जैसे ही आप इधर से समझोगे तो इसका नाम, जैसे मैं पहले लिख रहा हूं पहले आप वैसे लिखेंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और एल से एल्यूमिनियम। पोषक मल जी तो यहां बनेगा एल्यूमिनियम, जी से बनाएंगे जिंक, जिंक, ऑयल से आय से बनाएंगे आयरन, ले से बनाएंगे लेड, लेड, है से बनाएंगे हाइड्रोजन, का से बनाएंगे कॉपर, मा से बनाएंगे मर से मरकरी, सी से सिल्वर और गैस से गोल्ड। यह आपको कुछ धातु और कुछ अधातु के नाम लिखने हैं।
सुनिए ध्यान से। पोषकमलजी ऑयल है कामर सिंह, यह आपको सक्रियता श्रेणी के हिसाब से रखना है। अगर मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से लिखूं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, या मैं इसको वैसे लिख देता हूं ना इसके चित्रों के आधार पर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद आपका जो है आयरन, आयरन, आयरन के बाद लेड, लेड के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद सिल्वर, और सिल्वर के बाद गोल्ड। अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो सक्रियता घटेगी, सक्रियता घटेगी, मतलब रिएक्शन करने की ताकत घटती है। इधर से इधर जाने पर रिएक्शन करने की ताकत घटती है। सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाला तत्व कौन सा है? पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाला तत्व है। सबसे कम रिएक्शन करने वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम रिएक्शन करने वाला तत्व ओरम है। तो आपको ये पहले तो ये याद रखना है। क्या याद रखना है? क्या आप लिख रहे हैं क्या कि पोषक मलजी ऑयल है कामर सिंह? पोषक मलजी ऑयल है कामर सिंह, पहले तो आपको ये याद रखना है। और इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन सी रिएक्शन, कौन कौन से तत्वों की जो सक्रियता है किसकी तुलना में कम है और किसकी तुलना में ज्यादा है, किसकी तुलना में कम और किसकी तुलना में ज्यादा इसकी सक्रियता है। अच्छा, अभी आपने ये एग्जाम्पल देखा, पीछे देखो एक बार, ये एग्जाम्पल आपने देखा। हो सकता है कि ये जो व्यक्ति थे, ये जो व्यक्ति थे इनका नाम पोटेशियम है और ये जो व्यक्ति है इनका नाम ओरम है, ये गोल्ड है। तो ये जो लड़की खड़ी हुई है इसकी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन करने की ताकत इसकी तुलना में ज्यादा है, तो ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगी और ये आपस में एक जोड़ा बनाएंगे और ये जो आपका ये जो ओरम होगा ये हट जाएगा, दूर हट जाएगा। इसका मतलब अगर हमें विस्थापन अभिक्रिया देखनी है तो विस्थापन अभिक्रिया देखने में हमें यह समझना होगा, यह समझना होगा कि किसकी सक्रियता ज्यादा है और किसकी सक्रियता कम है। इसकी सक्रियता को समझने के लिए हमें यह पूरी की पूरी श्रेणी आपको दी गई है। इस श्रेणी में आप देखेंगे, अगर यहां पर मैंने चित्र के माध्यम से आपको, ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश की, अगर आप इसे यहां देखेंगे तो यहां आप इसे ऐसे समझ लेंगे कि देखिए ये पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन, लेड, हाइड्रोजन है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड है। बात समझे? पोषक मल जी ऑयल है कामर सिंह, ऑयल है कामर सिंह। तो यहां से आपको एक बात समझनी होगी। अब यहां से एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप एग्जाम्पल लेने पहुंचोगे तो आपको एक सवाल, एक एनसीईआरटी ने एक क्या दिया है, एक चित्र दिया है। वो ये कहता है कि जब आप कॉपर सल्फेट को, ये जो नीला पानी है ये कॉपर सल्फेट का है, कॉपर सल्फेट का है, और ये जो इसमें कील है ये लोहे की कील है। लोहे की कील का मतलब है कि ये Fe है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाएंगे तो कुछ कुछ क्रिया ऐसी हो जाएगी कि लोहे की कील पहले ऐसी थी और पहले ऐसी होने के बाद ऐसी हो, कील पर तो यह प्रभाव पड़ा। और पानी जो था, पानी पहले ऐसा था उसके बाद ऐसा हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? इसके होने का कारण क्या है? इसके होने का कारण यह है कि जब आप फेरस को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं, जब आप फेरस को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं तो ये जो फेरस है ये इसकी जगह ले लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर यहां से विस्थापित हो गया और कॉपर की जगह किसने ले ली? कॉपर की जगह फेरस ने ले ली। तो बना क्या? फेरस सल्फेट बना। और फेरस सल्फेट के बाद विस्थापित क्या हो गया? कॉपर विस्थापित हो गया।
देखिए यहां लिखा है सॉलिड, एस का मतलब होता है सॉलिड, और एक्यू का मतलब होता है एक्वेस, एक्वेस का मतलब होता है जलीय विलयन, जलीय विलयन। तो जब आप किसी लोहे की कील को जलीय विलयन में डुबोते हैं, लोहे की कील को जलीय विलयन में डुबोते हैं, तो वो फेरस सल्फेट, लोहे की कील के ऊपर सल्फेट की परत आ जाती है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। यहां देखें एक बार, आपने कॉपर सल्फेट में, यहां आप कह रहे होंगे यहां 4 क्यों लगा रखा है, वहां तो 4 नहीं लग रहा है। ये रिएक्शन लिखने के समय आप देख लोगे कि 4 कहां पर लगेगा, कहां 4 नहीं, लेकिन उसके लिए भी फिर भी मैं आप कंफ्यूज ना हो लिख देता हूं। लोहे की कील में आपने जो है लोहे की कील को फेरस सल्फेट में डुबोया, घटना क्या हुई, घटना इस विलियन से, इस विलियन का जो ये आपका रंग था इस कील के ऊपर आ गया और विलियन फीका हो गया। फीका होने के बाद कंडीशन ऐसी बनी, कंडीशन ऐसी बनी, बात समझे, कंडीशन ऐसी बनी। अब यहां पर देखें एक बार जरा, यहां पर एक बार देखें कि ये जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट यहां पर एक, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ, पहला एग्जाम्पल आपने क्या लिया, पहला एग्जाम्पल आपने ये लिया कि आप फेरस को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं यहां, या पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप ले रहे हैं कि जब आप जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और जिंक सल्फेट के साथ साथ कॉपर विस्थापित हो जाता है। दूसरा रिएक्शन आपने ये लिया। तीसरा रिएक्शन आप लेते हैं कि जब आप लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, तो लेड कॉपर क्लोराइड में इसको कॉपर को विस्थापित कर देता है। अच्छा, विस्थापित क्यों करता है जरा एक बार देखते हैं, यहां लिख लेते हैं, पोषक मल, पोषक मल जी है, ऑयल है कामर सिंह, ऑयल है कामर सिंह, ये हम लोग यहां लिखा। अच्छा अब आप देखिए, लेड कहां है, ये लेड है, ठीक है, कॉपर कहां है, कॉपर यहां है। तो बताइए कि लेड की सक्रियता ज्यादा है या कॉपर की, बताइए, लेड की सक्रियता ज्यादा है या कॉपर की। तो आप कहेंगे सर लेड ज्यादा सक्रिय है किसके, कॉपर से ज्यादा सक्रिय है। अगर कॉपर से ज्यादा सक्रिय है तो लेड जगह बदल देगा किसकी, कॉपर को हटा देगा, कॉपर को हटा देगा, और कॉपर को हटाने के बाद ये लेड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर देगा और यहां बनेगा लेड क्लोराइड और कॉपर, लेड क्लोराइड और कॉपर। बात क्लियर, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तीसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एग्जाम्पल तो बचा नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सवाल कर लेते हैं, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। पहला सवाल लीजिए, पहला सवाल कहते हैं, क्या कहता है, ग्रुप डी 2018 में आया हुआ सवाल है। क्या कहता है, जब लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ, जब लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें विस्थापन हो रहा है। देखिए लेड कॉपर को हटा के यहां आ गया और कॉपर विस्थापित हो गया। यह कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, नहीं। अपघटन अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक दो छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता था। संयोजन अभिक्रिया में एक छोटा एक छोटा तत्व, एक जो छोटे तत्व, दो छोटे तत्व जो थे संयोजन अभिक्रिया में, दो छोटे छोटे तत्व मिलकर एक बड़े तत्व में मिल जाता था। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया में A प्लस BC से अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया क्या हो गई, AC प्लस B अभिक्रिया हो गई, विस्थापन हो गया। तो सर इसमें अभिक्रिया हो गई विस्थापन की। बहुत सीधा सा सवाल है। सवाल नंबर 2 लेते हैं, FE, ये सवाल 2018 में आया हुआ सवाल है ग्रुप डी का। क्या कहता है, जब फेरस को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया जाता है तो इस कॉपर को हटाकर फेरस जगह ले लेगा, कॉपर को हटाकर फेरस जगह ले लेगा। विस्थापन किसका हो गया, कॉपर का। कौन सी अभिक्रिया, अपघटन है क्या, दहन है क्या, या ये योगात्मक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, या इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है
या इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाती है। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का सवाल है। कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाएगी, पहला देखते हैं। किसका किसका जो है, यहां देखेंगे कि कौन सी अभिक्रिया में किसको विस्थापित किया है। अगर इसको देखेंगे हम, ये तो संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग यौगिक थे, मिलकर एक बना दिया, ये नहीं हो सकती। सर ये विघटन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ये जो क्लोराइड है और सिल्वर है टूट गया है। सर ये देखोगे ये संयोजन अभिक्रिया है, इसमें दो छोटे छोटे थे, एक मिल गया, कौन सी बनी। सर ये जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ मिला, जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ जाकर मिल गया, तो ये अभिक्रिया जो होती है, ये अभिक्रिया होती है। सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हो क्या कि सल्फेट के साथ कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर विस्थापित हो गया, और जिंक किसके साथ आ गया, इसके साथ। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जिंक की जो सक्रियता है, जिंक की जो सक्रियता है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा है, इसलिए ऐसा हुआ है। एक सवाल और लेंगे। सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव है। कौन, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार। जो बच्चा इस सवाल को कर देगा, मैं मान लूंगा कि वो आप जो है समझ गए हो कौन सी अभिक्रिया है जो आपकी। इसके लिए मैं लिख भी देता हूं, लो। पोषक मल जी ऑयल है कामर सिंह। पोषक मल जी ऑयल है कामर सिंह। चलिए देखते हैं ध्यान से। ये बताइए कि क्या ये वाली अभिक्रिया होगी क्या। क्या चांदी की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से ज्यादा है। चांदी तो यहां है, ये सिल्वर है, एल्यूमिनियम कहां, ये है। तो चांदी एल्यूमिनियम को विस्थापित कर देगी, नहीं, चांदी एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकती। क्या कॉपर जिंक को विस्थापित कर देगा। कॉपर यहां लिखा है, जिंक यहां, जिंक की तो ज्यादा है कॉपर से, तो कॉपर जिंक को भी विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है सर। क्या कॉपर लोहे को विस्थापित कर देगा। क्या कॉपर लोहे को विस्थापित कर देगा, नहीं, लोहे की ज्यादा अभिक्रिया है कॉपर की तुलना में, यह भी नहीं हो सकता। यह अभिक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए मुझे लगता है कि अब आप विस्थापन अभिक्रिया को समझ गए होंगे। इसके आगे कुछ सवाल दिए गए हैं, उन्हें आप घर पे बैठ के करेंगे, वो सवाल आपसे हो जाएंगे। और कल की क्लास में जो रासायनिक अभिक्रिया का बचा हुआ पार्ट होगा वो हम कराएंगे। एक बार मुझे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बार मुझे बता दे कि क्या आपको समझ में आया। ये 1 मिनट में एक बार बता दीजिए कि क्या आपको ये समझ में आया है। पूरा दिमाग में गया सुभाष। ठीक है, एक बार प्लीज बता दीजिए क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक है जी। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग, आज हम लोग विस्थापन अभिक्रिया देख रहे थे। कल की क्लास में हम लोग, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत थैंक यू। कल की क्लास में हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया देखेंगे, और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद कल हम रासायनिक अभिक्रिया का जो चैप्टर होगा उसे कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद धातु और अधातु पर चलेंगे। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा जो हमने यहाँ बताने की आपको कोशिश की, ये तो खैर हमारा आगे की अभिक्रिया है, ये आगे की अभिक्रिया हमारी है। तो कल की क्लास में हम लोग द्विविस्थापन, अच्छा एक सवाल और रह गया था, ये तो आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया में कल की क्लास में चलेंगे। ठीक है, आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए, नमस्ते, थैंक यू।